अपने पिता के साथ एक जंगल में रहती थी। उसकी माँ को गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। एक दिन टुनटुनी के पिता बीमार पड़ गए। बीमारी की हालत में वो सोचने लगा, इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, अगर मुझे कुछ हो गया तो टुनटुनी की देखभाल कौन करेगा। मैं आज ही अपने मालिक को बुलाऊंगा कि वो मेरी बेटी को गोद ले ले और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे। आखिर मैंने अपने मालिक की इतनी सेवा जो की है, मालिक मेरी बातों को नहीं टालेंगे। 2 दिन से बीमारी के कारण टुनटुनी का पिता टुन्नू काम पर नहीं जा रहा था। तब उसका मालिक कहता है, अरे टुन्नू, क्या हुआ भाई तुम्हें? तुम 2 दिनों से काम पर नहीं आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें आज देखने के लिए आया हूँ। सेठ जी, अच्छा किया जो आप आ गए। मैं आज ही आपको याद कर रहा था। ऐसा लगता है अब मैं नहीं बचूंगा सेठ जी। ये मेरी बेटी है टुनटुनी। मैं चाहता था आप इसकी देखभाल करें। ठीक है टुन्नू, मैं अपनी पत्नी से पूछकर तुम्हें बताऊंगा। घर जाकर कड़कनाथ अपनी पत्नी सुंदरी कौवी को ये बात बताता है। सुंदरी कौवी, मेरे कारखाने में एक पक्षी काम करता है। आजकल वो बहुत बीमार है। वह चाहता है कि मैं उसकी बेटी को गोद ले लूं। क्या तुम उसके लिए राजी हो? अरे कड़कनाथ, क्या बात करते हो जी? हमारा तो खुद ही एक बेटा है कालू, और मैं वर्कर की बेटी को क्यों गोद लूं? ऊपर से उसके पढ़ाई का खर्चा, फिर उसकी शादी की चिंता। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है। अरे सुंदरी कौवी, तुम जरा दिमाग से सोचो। वो पक्षी जो कुछ ही दिन का मेहमान है, मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं एक मजदूर की बेटी को गोद लेकर अपनी बेटी बना लूं। मैंने तो सोचा कि तुम्हें एक मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। ये तो बिल्कुल पते की बात कही है आपने। अब कड़कनाथ टुनटुनी को लेने जाता है। अपने पिता से अलग होते समय टुनटुनी फूट फूट कर रोती है। बाबा, मुझे अपने से अलग मत करो। मैं आपसे अलग होकर कैसे रहूंगी? बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जा मेरी बच्ची, इसी में तेरी भलाई है। कड़कनाथ टुनटुनी को घर लाता है। घर आकर कड़कनाथ अपने काम में बिजी हो जाता है और सुंदरी कौवी टुनटुनी से मीठी मीठी बातें करने लगती है। टुनटुनी, तू कुछ खाएगी? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे सुन टुनटुनी, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ। तू मुझे मेम साहब कहा कर। चल अब जाकर रसोई में सो जा। अगली सुबह सुंदरी कौवी टुनटुनी के पास जाती है। ए टुनटुनी, चल अब उठ। हमारे यहाँ इतनी देर तक कोई नहीं सोता। मैम साहब, रात में मुझे नींद नहीं आई। वो मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। तुझे तो अब सोना पड़ेगा। तू अकेले सोने की आदत डाल ले। चल अब झटपट उठकर मेरे साथ काम में हाथ बटा। टुनटुनी सुंदरी के साथ काम में हाथ बटाने लगती है। शाम को कड़कनाथ जब ऑफिस से आता है, टुनटुनी, मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ। अभी लाती हूँ साहब। ये लीजिए साहब। कैसा पानी है? मैंने तुम्हें ठंडा पानी लाने को कहा था और तूने नल का पानी लाकर मुझे दे दिया। सारा मूड खराब कर दिया। ये कहकर कड़कनाथ टुनटुनी को एक थप्पड़ लगा देता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन कड़कनाथ को कारखाने में खबर मिलती है कि टुनटुनी के पिता की मौत हो गई। कड़कनाथ ये बात टुनटुनी को नहीं बताता। अब कड़कनाथ और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी टुनटुनी पर पहले से भी ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं। एक रात जब टुनटुनी सोई हुई थी, तब उसके सपने में उसके पिता आते हैं और उससे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। काफी दिन तुझे देखे हुए हो गए। टुनटुनी सपने में अपने पिता को देखकर बेचैन हो जाती है। अब टुनटुनी सुंदरी कौवी के पास जाती है। उस समय कड़कनाथ और सुंदरी कौवी सो रहे थे। टुनटुनी दरवाजा खटखटाने लगती है। मैम साहब, जल्दी दरवाजा खोलिए। मुझे अपने बाबा से मिलने जाना है। मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं। मैं अपने बाबा के पास अभी इसी वक्त जाऊंगी। अरे टुनटुनी, इतनी रात हो गई है, तुम हम लोगों को परेशान क्यों कर रही हो? कौन सी आफत आ गई?
मैम साहब, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं, मैं अपने बाबा के पास अभी जाऊंगी। चुप हो जा कमबख्त, सारी नींद खराब कर दी। कल सुबह बात करेंगे, चल अब भाग यहाँ से। टुनटुनी रोती रह जाती है, लेकिन कड़कनाथ और सुंदरी कौवी पर उस बच्ची के रोने का कोई असर नहीं होता। ये सब कालू कौवा देख रहा होता है और कालू को टुनटुनी पर दया आती है, लेकिन कालू कौवा कुछ कर नहीं पाता। एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी को बेवजह पीट रही होती है, तभी कालू कौवा वहाँ आता है और टुनटुनी को बचा लेता है। माँ, आपने जरा सी भी दया नहीं है। कोई इस तरह किसी को मारता है क्या? अब टुनटुनी यहाँ नहीं रहेगी, मैं कल ही इसे इसके बाबा के यहाँ छोड़ कर आता हूँ। अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी को उसके बाबा से मिलाने ले जाता है। वहाँ जाकर टुनटुनी को पता चलता है कि उसके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर टुनटुनी बहुत रोती है। तभी कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, अब तो तुम्हारे बाबा भी चल बसे और मेरे घर तुम ठीक से रह नहीं पाओगी। मेरी माँ तुमको चैन से रहने नहीं देगी। तुम अब अकेली हो। तुम बुरा न मानो तो मुझसे शादी करोगी? टुनटुनी को कालू कौवे की बात सुनकर अच्छा लगता है और टुनटुनी इसको शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते। किसी जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार थी। रानो चिड़िया हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती थी। रानो के पड़ोस में ही एक कालू कौवा रहता था, जो हर वक्त किसी न किसी दांव में रहता। कालू कौवा एक नंबर का कामचोर और आलसी था। जंगल में बारिश न होने की वजह से दाने की काफी ज्यादा कमी हो गई थी। फिर एक दिन रानो को ख्याल आया कि जंगल के एक हिस्से में क्यों न गेहूं बोई जाए, जिससे मेहनत तो होगी लेकिन खाने के लिए दाना मिल जाएगा। मैं अकेले शायद ऐसा ना कर पाऊँ, क्यों ना अपने पड़ोसी कालू कौवे को साथ मिला लूं। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और कालू कौवे को भी दाना मिल जाएगा। और फिर रानो कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, क्या तुम देख रही हो जंगल में दाना बिल्कुल खत्म होता जा रहा है? हाँ, ऐसा ही है, बल्कि मुझे तो आज 2 दिन के बाद दाना मिला है। अभी अभी खाया है। कहीं तुम मुझसे दाना उधार तो नहीं लेने आई? नहीं नहीं कौवे भैया, मुझे पता है मुझे तुम्हारे घर से क्या मिलेगा। तुम तो खुद बहुत मुश्किल से ढूंढते हो अपने लिए दाना। कौवे भैया, मैंने कुछ नया सोचा है। क्या क्या रानो बहन, क्या सोचा है तुमने? नदी के पास काफी जमीन खाली है और मेरे पास कुछ दाने भी हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर वो दाने बो देते हैं। इससे हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं होगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, काम मिलकर कर लेंगे और जो फसल होगी वो दोनों की आधी आधी मुझे मंजूर है। तो फिर चलो आज हम जाके जमीन को नरम कर देते हैं, क्योंकि बीज नरम जमीन में ही उगता है। ऐसे अचानक तुम मुझे बता रही हो, शेयरिंग है मेरी तुमसे। लेकिन आज ऐसा करो, तुम जमीन नरम करो, बाकी का सारा काम मैं तुमसे बराबर बराबर कर दूंगा। कौवे भैया, अगर तुम्हें कोई काम है तो कोई बात नहीं, मैं जमीन अकेले ही नरम कर आती हूँ। लेकिन कल बीज बोने हैं, तुम्हें लाजमी आना होगा। पक्का, मैं कल तुम्हारे साथ जाकर सारे ही बीज खुद बो दूंगा। और फिर चिड़िया अकेले ही जमीन नरम करने के लिए चली जाती है। सख्त गर्मी में धूप छांव की परवाह किए बगैर रानो सारा दिन काम करती है और जमीन को नरम करती है। सारा दिन काम करने की वजह से रानो बहुत थक जाती है। वो घर आते ही अपने घोंसले में सो जाती है। सुबह होते ही रानो के पास जो दाने होते हैं, रानो वो दाने लेती है और कौवे के पास जाती है। आओ आओ रानो, मैंने कल सोचा तो था कि तुम्हारे पास आऊं, लेकिन धूप कुछ ज्यादा ही थी इसलिए आ न सका। वैसे जमीन अच्छी तरह नरम की है ना तुमने, आखिर शेयरिंग का मसला है। कौवे भैया, मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। हाँ, वो तो मैंने अच्छे से नरम कर दी थी, लेकिन काम आज भी बहुत ज्यादा है। दानों को जमीन में बोना है। कोई बड़ा काम नहीं है। मेरे दादाजी जब जिंदा थे तो मैं अक्सर उनके साथ जाया करता था।
वो बहुत अच्छी तरह दाने बो लेते थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो फिर चलो। कौवा जैसे ही चलने का सोचता है, उसकी एक नजर सूरज पर पड़ती है, जो सुबह सवेरे ही आग बरसा रहा होता है। कौवे की आज फिर नीयत खराब हो जाती है। रानो, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। छम छम करता आता हूँ, कं कं करता आता हूँ। और रानो चिड़िया फिर से अकेले ही चली जाती है। नदी के पास जाकर वो जमीन में दानों को बोना शुरू करती है। वो दानों को बोती जाती और कौवे को देखती जाती, लेकिन कौवा आज भी नहीं आया। रानो चिड़िया ने सारे ही दाने बो दिए, लेकिन कौवा अभी तक नहीं आया। शाम हो जाती है और रानो थक हार कर अपने घर को वापस लौटती है। कौवा सामने ही बैठा था। रानो, माफ करना, मैंने तुमसे शेयरिंग तो कर ली। मैं अपनी बात पर अब भी खड़ा हूँ, लेकिन जैसे ही तुम गई, मेरे सर में सख्त दर्द शुरू हो गया और मैं आ ना सका। लेकिन कल मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम मुझे कल का काम भी बता देना। अगर हो सका तो मैं अकेला ही करूंगा सारा काम। हाँ, होगा तुम्हारे सर में दर्द, मैंने तुम्हारी बात मान ली। भला ऐसे तुम क्यों कहोगे? अब मैं थकी हुई हूँ, मुझे जाकर आराम करना होगा। और फिर चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। अगले रोज तो सूरज कुछ ज्यादा ही पहले निकल आता है अपनी आग बरसाने के लिए, लेकिन चिड़िया कोई परवाह नहीं करती। वो जाने ही लगती है कि कालू कौवा आ जाता है। रानो, तुम भी कहोगी कैसा पार्टनर है मेरा, रोज बहाना बना लेता है। आज मैं खुद ही आ गया। लेकिन रानो, बात सच है, मैंने कभी ये काम नहीं किया और ना ही मुझे ये काम आता है। सब पक्षी हंसेंगे मुझ पे। मैं तुम्हारे साथ तो सच भी नहीं आ सकता। तुम चलो, मैं दूसरी तरफ से होकर तुम्हारे पीछे छम छम करता, कां करता आता हूँ, ताकि कोई मुझे देख न ले। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करती, तुमने जो कहा सच ही होगा। लेकिन आ जाना, आज दानों को पानी देना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भला मुझे भी तो फिक्र है ना अपनी फसल की। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया। और चिड़िया चली जाती है। चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेती और जहाँ जहाँ उसने दाने बोए थे उन पे गिरा गिरा कर जमीन को नरम करती। वो बार बार कौवे की राह देखती, लेकिन कौवा न आया। फिर से शाम हो गई और चिड़िया सारा काम खत्म करके थक हार कर अपने घर को वापस लौटती है। कौवा फिर से बैठा इसका इंतजार कर रहा था। चिड़िया रानो, आ गई हो। अब तुम ये ना कहना मैं झूठा हूँ। रानो, जैसे ही मैं दूसरी साइड से तुम्हारी तरफ आने लगा तो मेरा मामा मेरी तरफ आ रहा था। मैंने देखा तो सोचा काम तो सारी जिंदगी होते रहते हैं, मेरी माँ का भाई आया है, क्यों ना आज इसकी सेवा की जाए। और मैं वापस चला आया। हाँ, ऐसा ही होगा। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करती, लेकिन कल सवेरे तक दानों से पौधे निकल आएंगे। इनके साथ कुछ गैर जरूरी पौधे भी निकल आएंगे। हमने कल वो गैर जरूरी पौधे निकालने हैं। कल हमें जल्दी जाना होगा, पक्का। मैं भी इधर बोर ही होता रहता हूँ, जाते हुए तुम मुझे बुला लेना। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात गुजर गई। फिर चिड़िया सुबह कौवे के पास जाती है। चलो भाई कौवे, चलें। हाँ चिड़िया रानो, मैं तुम्हारा भी इंतजार कर रहा था। मेरे दादाजी के कुछ पुराने औजार पड़े हैं, जिनकी वजह से हम गैर जरूरी पौधों को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक मसला है, वो बहुत पुराने हैं, उनकी सफाई करने वाली है। मैं उनको साफ करके आया बस। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे छम छम करता, काका करता आया। और रानो चली जाती है। रानो धूप और छांव की परवाह किए बगैर सारा दिन काम करती है। वो गैर जरूरी पौधों को निकालती है, लेकिन कौवा आज भी ना आया। शाम तक रानो सारी फसल की खुद ही सफाई कर लेती है और फिर रानो वापस आ जाती है। कौवा फिर से कोई बहाना सोच रहा था। कौवा कोई बात करता उससे पहले ही रानो बोल पड़ती है। धूप में काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम नहीं आए ना।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है चिड़िया रानी। मैंने सोचा फसल तो उगाई है, अब इसकी कटाई भी करनी है। अगर इस धूप से दोनों बीमार हो गए तो कटाई कौन करेगा? बस यही भला सोचा मैंने तो। फिर रानो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कौवा भी जानता था अब तक फसल तैयार होगी। वो खुद से ही रानो के पास जाता है। रानो चिड़िया, कटाई कब करनी होगी फसल की? मेरे दादा के हिसाब से तो आजकल ही करनी चाहिए। ये हिसाब तो तुम्हारा बहुत पक्का है, आज ही कटाई करनी है। मैं इसीलिए आया था। अब ये ना कहना फिर से कोई बहाना बनाने आया है। मेरे दादा की एक दरंती पड़ी है, वो जिससे फसल की कटाई करते हैं। मैंने देखा कि वो तेज नहीं है, मैं उसे तेज कर रहा था। सोचा कि पहले तुम्हें बता आऊं। तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे छम छम करता कां करते आता हूँ। हाँ, वो दरंती तो बहुत जरूरी है, तुम जल्दी आ जाना। और चिड़िया चली जाती है। रानो सारे पौधे अपनी चोंच से निकाल कर एक जगह इकट्ठे करती है। फिर इनसे दाने अलग करती है और स्ट्रॉ अलग करती है। अभी शाम होने को ही थी कि कौवा भी आ जाता है। हाँ जी रानो, हो गया काम। थोड़ा लेट आया हूँ लेकिन आ गया हूँ। मैंने सोचा आज भी ना गया तो रानो मेरा विश्वास नहीं करेगी। आसमान पर गहरे बादल थे, मैं इसीलिए जल्दी आया। छम छम करते काका करते मैं तो भागा ही आया। इतनी मेहनत की है, कहीं अनाज बारिश की वजह से खराब ना हो जाए। तुम काम करके थक गई होगी, आखिर बांटना भी है फसल को। ये काम तो मेरे दादाजी ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। कौवा दानों वाले ढेर पे बैठा होता है। ये दाने मेरे और स्ट्रॉ तुम्हारा। हिसाब यही बनता है क्योंकि तुमने मेहनत ज्यादा की है। दाने थोड़े हैं और स्ट्रॉ ज्यादा है, इसी हिसाब से स्ट्रॉ तुम्हारे हिस्से में आती है। रानो हैरान होकर कौवे की तरफ देखती है, लेकिन कौवा थोड़ा गुस्सा भी दिखाता है। जाओ जाओ चिड़िया रानो, अपना स्ट्रॉ समेट लो, बारिश आने वाली है। बेचारी चिड़िया खामोश होकर स्ट्रॉ के पास बैठ जाती है। अभी दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया तो जल्दी से स्ट्रॉ में जगह बनाकर छुप जाती है, लेकिन कौवा लालच में दानों के अंदर ही छुप जाता है। ज्यादा बारिश की वजह से कौवा दानों के अंदर ही दब जाता है और कौवा लालच की वजह से अपने अंजाम को पहुंच जाता है और वहीं मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी बहुत ज्यादा चालाकी हमें ले डूबती है।